तो इशू 3 में हमें एक ऐसा चीज देखने को मिला है जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यह एक और कैरेक्टर है जो बेन के जैसे ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो थर्ड इशू के शुरू में ये चीज एग्जैक्टली वही से कंटिन्यू हो रहा है जब सेकंड इशू खत्म हुआ था। तो हम जाते ग्वेन अब बेन को रश बकेट से ठोकने जा रही है, जिससे बेन कैसे भी लपक झपक के बच जाता है। बट ग्वेन को अभी भी बेन को टपकाना है क्योंकि ऑब्वियसली उसे अभी भी लग रहा है कि वो एक एलियन है। तो ग्वेन पता नहीं कैसे गड्डी को साइड में रोकती है, फिर वो एक टेनिस बैट से कैनन बॉल को मारने जाती है। वाह क्या कोइंसिडेंस है, टेनिस बैट के साथ कैनन बॉल। बट अब आते हैं उस बात में जिसके बारे में मैं बोल रहा था। यहाँ सिर्फ बेन ही अकेला नहीं है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यहाँ ग्वेन भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये देखो उसका नया फॉर्म, मतलब ये कौन है मैं इसे नहीं जानता, पिछले तो इशूज में तो ये नहीं थी। जो भी हो, फिर बेन ग्वेन के सामने कैनन बॉल से नॉर्मल हो जाता है। जिस ट्रांसफॉर्मेशन में बेन के बॉडी में अगेन हमें सॉर्ट ऑफ नेनेस जैसे बबल्स देखने को मिलते हैं जैसे जेंटर एक्स में होते थे। जिसके बाद ओमनिट्रिक्स फिर से ग्रीनिश हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जब पिछले इशू में वो हीट ब्लास्ट से नॉर्मल हुआ था तब भी उसका ओमनिट्रिक्स व्हाइट से ग्रीन हो गया था। अब भी वैसे ही है क्योंकि वो अभी कैनन बॉल से नॉर्मल हुआ है। वेल फिर यह एक और अजीब चीज होता है जब ग्वेन को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर एक्चुअल में बेन है। वो उसे टेनिस बैट से नहीं मारती, टेनिस गेम कैंसिल। जब यो बेन का भी डिजाइन काफी चेंज हो गया है। फिर बेन ग्वेन को सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे ओमनिट्रिक्स से गिरा है, उसके हाथ में चिपक गया है और यहाँ आर्मी भी आ गई है। तो बेन को लगता है कि मे बी वो लोग उसके लिए ही आए हैं। और यहाँ दूसरी तरफ कर्नल रोजम गैनवे यूनिट के साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये वही टीम था क्रैब ने पिछले एपिसोड में जिनके टुकड़े कर दिए हैं। तो उनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता, जिसमें वो लोग सोचते हैं कि मे बी ये कोई टेक्निकल डिफिकल्टी हो सकता है। बट उतने में ही वहाँ क्रैब आ जाता है। मतलब मुझे पता नहीं कि भाई यह क्यों आया है जबकि वो ओमनिट्रिक्स का सिग्नल चेक कर रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है कि मे बी मिलिट्री के पास कोई ऐसा चीज है जिससे ओमनी सिग्नल आ रहा है। मे बी उन लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हो सकता है वो सोल्जर्स को टपकाते हुए आ गया है। फिर यहाँ आके वो मिलिट्री की चीजों को तोड़ा फोड़ी शुरू कर देता है, जहाँ से ग्रैंडपा मैक्स बच के भागने की कोशिश करते हैं। फिर रोजम सारे सोल्जर्स से क्रैब पे अटैक करता है, लेकिन क्रैब ने फायर रेजिस्टेंस पी रखा था जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता। ये हमारा क्रैब भाई और ऑर्डर फॉर्म करते हुए। बट एक चीज बताओ, अगर ये फ्लेम थ्रोअर है तो ये पानी की तरह क्यों नीचे जा रहा है? इसको तो ऊपर जाना चाहिए। जो भी हो, फिर यह मिलिट्री और क्रैब की लड़ाई के बीच में ग्रैंडपा बचते हुए एक ऐसा चीज करते हैं जो मुझे नहीं लगता कि क्लासिक वाला या कोई भी ग्रैंडपा का वर्जन ये चीज करता। यहाँ से भागने के लिए वो रस्ट बकेट को यहाँ आने का सिग्नल भेजते हैं, जबकि उन्हें पता है कि ग्वेन अभी भी रस्ट बकेट में ही है, जिसका मतलब वो ग्वेन को भी खतरे में डाल रहे हैं। जहाँ दूसरी तरफ बेन और ग्वेन बात कर रहे होते हैं कि अब उन्हें क्या करना है, ग्रैंडपा को ढूंढते हैं ये सब। जहाँ ओमनिट्रिक्स अभी भी ग्रीन ही है, जिसका मतलब ये सीन ग्वेन का उसे ढूंढने के थोड़े बाद का ही है। बट उतने में रस्ट बकेट अपने आप चलने लगता है क्योंकि ग्रैंडपा ने अभी उसमें सिग्नल भेजा है। ग्रैंडपा भी लाइक रुको बच्चों, तुम लोगों को मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इंतजाम कर लिया है। फिर रस्ट बकेट ऑटो पायलट में फुल स्पीड में जंगल में से जाते हुए मिलिट्री कैंप का फेंस तोड़ते हुए क्रैब के पास आ जाता है, जिस दौरान मुझे पता नहीं हमें कितने सारे ग्वेन के न्यू फॉर्म्स दिखते हैं। भाई ग्वेन 10 भी चल रहा है, देखना ये वाला बेन 10 खत्म होने से पहले ग्वेन 10 के क्रॉस हो जाएगा। जो भी हो, फिर बेन और ग्वेन क्रैब को देखते हैं कि वो कैसे लोगों के टुकड़े कर रहा है, जिसको देख के ग्वेन बेन को बोलता है कि जा लड़ो उससे। क्यों? अब वो टेनिस बैट कहाँ है, अब क्यों नहीं जाती? छोटे बोले वाले भाई को भेज दिया। जो भी हो, फिर बेन पहली बार ओमनिट्रिक्स को ऐसे हीरो यूज करता है। वो डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ हमें फाइनली डायमंड हेड का फाइनल डिजाइन देखने को मिलता है, जिसमें भाई सिर्फ एक ग्रीन ब्लैक पैंट पहना हुआ है। फिर डायमंड हेड और क्रैब की लड़ाई में क्रैब बोलता है कि काफी टाइम तक वो किसी भी पेट्रोसिपियन से नहीं लड़ा है, तो हो सकता है कि यह वो टेट्रस का ही बात कर रहा है। जो भी हो, फिर वो बेन पे आई बीम शूट करता है, जिसका मतलब हाँ तुम सही सोच रहे हो, ये फाइट सीन वही क्लासिक के एपिसोड 1 का फाइट सीन का ही रिक्रिएशन है, इसीलिए यह बेन का फॉर्म डायमंड हेड है जैसे क्लासिक में था। या क्रैब का रोल उस विलगैक्स जोन का ही है जो क्लासिक के फर्स्ट एपिसोड में ओमनिट्रिक्स को लेने आया था, जबकि क्लासिक वाले क्रैब के पास भी काफी एबिलिटीज थे। वो अंडरग्राउंड ट्रैवल भी कर पाता था और वो अपने क्लॉ वाले हाथ से एक ऐसा लिक्विड शूट कर सकता था जिससे वो घोस्ट फ्री के चीजों के आर पार जाना और इनविजिबिलिटी भी बंद कर सकता था। पूरे बात का मतलब ये है कि यह दो कैरेक्टर्स को एक में फ्यूज किया गया है। या तो क्लासिक में बेन जब उस ड्रॉइड के साथ लड़ने गया था तब वो चॉइस उसका था कि वो एक हीरो की तरह उसके साथ लड़ेगा, बट यहाँ वो सेम फाइट सीन रिक्रिएट हुआ है, बट सब कुछ काफी जल्दी फ्लो में चला गया है। यहाँ तक यह ग्वेन ने बेन को एलियन बनने के लिए बोला है, जहाँ क्लासिक में ये चीज बिल्कुल उल्टा था। वहाँ वो पूरा आइडिया बेन का था, जहाँ उल्टा ग्वेन पूछ रही थी कि कैसे वो उस ड्रोन को हराने वाला है, और फिर बेन क्रैब के आई बीम को डॉच करता है। क्लासिक की तरह वो उसे रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो मुझे लगा कि मे बी वो आगे ये चीज करने वाला है, बट नहीं। फिर से ओमनिट्रिक्स का बीम बच जाता है, जिससे बेन फिर से नॉर्मल हो जाता है, जहाँ वो क्रैब की अटैक से बचते हुए भागता है। जहाँ भाई एक्चुअल में फील हो रहा है कि अगर ये चीज बेन पे पड़ा तो क्या होगा। तो यहाँ बड़ी सीरियस कदम, क्योंकि पिछले एपिसोड से हम ये चीज तो देखते आ ही रहे हैं। तो यहाँ क्रैब के एक एक अटैक का डेप्थ फील हो रहा है। जहाँ दूसरी तरफ ग्रैंडपा रस्ट बकेट में आके ग्वेन से मिलते हैं, फिर वो आके ग्वेन को बोलते हैं कि चुप रहे, शांत हो। और बेन का मदद करने के लिए आरवे से एक हाई फ्रीक्वेंसी पार्टिकल बर्स्ट शूट करते हैं, जिससे क्रैब कुछ टाइम के लिए स्टन हो जाता है और उसका सिस्टम रिबूट में चला जाता है, बट ऑब्वियसली ओमनिट्रिक्स में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर ओमनिट्रिक्स के रिचार्ज होने के बाद बेन फिर से 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होकर क्रैब को एक जोर से मुक्का करता है, मतलब लिटरली या उसका चेस्ट भी टूट गया है। फिर 4 आर्म्स हुआ क्रैब को हरा देता है, वो अब एक उल्टा केकड़ा है। फिर बचे कुछ सोल्जर्स बेन को टारगेट करते हैं, ऑब्वियसली
कर्नल रोजम टाइप, जिससे बचने के लिए ग्रैंडपा आरवी से स्मोक स्क्रीन होते हैं, जिससे चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। जहाँ ग्रैंडपा ने जो पार्टिकल बस्ट किया था उससे रोजम के ट्रैकिंग डिवाइस भी डिसेबल हो जाते हैं, जिसमें ग्रैंडपा बेन को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर से यह ग्रैंडपा एक ऐसी चीज करते हैं जिसको मैंने कभी भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो गन को बोलते हैं कि वो बेन को बस एक रीजन की वजह से बचा रहे हैं कि वो उनका इकलौता ग्रैंडसन है, इसलिए। तो क्या इसका मतलब अगर उसकी जगह में कोई और होता या फिर उनका और ग्रैंडसन्स होते तो वो बेन को वही मरने के लिए छोड़ जाते? इस बात से ये वो ग्रैंडपा मैक्स बिल्कुल भी नहीं लग रहे जिसको ओमनिट्रिक्स के लिए चुना गया था। बट जो भी हो, दूसरी तरफ ग्रैंडपा मैक्स के इस बात से एक और चीज हमें पता चलता है कि इसमें उनका और कोई ग्रैंडसन नहीं है, जिसका मतलब एलियन फोर्स के हाइब्रिड आर्क में गोएन का एक भाई दिखाया गया था जिसका नाम केन था। तो ग्रैंडपा के इस बात के हिसाब से वो इस यूनिवर्स में नहीं होना चाहिए। जो भी फिर मिलिट्री कैंप से निकलते हुए वो बोलते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्या बात कही है। और वह दूसरी तरफ विल्गेक्स आ रहा है, बट इस तरफ या रोजम को क्रैब का वो उल्टा बॉडी मिला है क्योंकि वो ब्लास्ट नहीं हुआ था। तो हो सकता है कि क्रैब फिर से ऑनलाइन होगा क्योंकि रोजम तो ऐसे ही बैठने नहीं वाला। अल्टीमेट एलियन में वो ऐसा ही था। हो सकता है वो क्रैब की बॉडी में कुछ ऐसे हजामत करेगा जिससे वो फिर से जिंदा हो जाएगा, काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के मेक की तरह, जैसा उन लोगों ने किया था। जहाँ दूसरी तरफ विल्गेक्स को क्रैब का सिग्नल मिलता है कि वो हार गया है, जिसका मतलब पिछले इशू में ये चीज श्योर नहीं था कि क्रैब को विल्गेक्स ने हायर किया है या नहीं, क्योंकि क्लासिक में क्रैब विल्गेक्स का कोई सोल्जर नहीं था, वो एक बाउंटी हंटर था। तो यहाँ ये चीज क्लियर होता है कि विल्गेक्स ने क्रैब को हायर किया था। बट ये भी हो सकता है कि इसमें क्रैब विल्गेक्स का ही कोई सोल्जर है। बट यहाँ मैं सोच रहा था कि जबकि यह विल्गेक्स ठीक है, क्लासिक की तरह टूटा फूटा नहीं है, तो उसने ओमनिट्रिक्स को लाने के लिए किसी और को क्यों भेजा है, जबकि उसने फर्स्ट इशू के फर्स्ट सीन में खुद के मुंह से ही कहा था कि पूरे यूनिवर्स में वही एक लौता चीज है जिससे उसे हराया जा सकता है। जबकि क्लासिक में उसका बॉडी ठीक होते ही एज सून एज पॉसिबल मींस सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में ही वो खुद आया था। वो सिर्फ खुद के बॉडी के ठीक होने का इंतजार कर रहा था, जिसकी वजह से वो ड्रोन्स को भेजता था। जो भी फिर यहाँ में दिखाया जाता है कि विल्गेक्स के शिप के सामने एक प्लेनेट का साइज का बड़ा डिवाइस एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मे बी ये विल्गेक्स का कोई वेपन होगा, जिसको देख के काइंड ऑफ रिटर्न ऑफ कूलर का उस शिप का याद आ गया जो नेमेक्स से चिपक गया था। बट हो सकता है कि ये उस एलियन से लिंक्ड होगा जिसे क्लासिक के उस एपिसोड में दिखाया गया था जिसमें फर्स्ट टाइम कैनन बोल आया था। वो एलियन भी काइंड ऐसे ही प्लेनेट से एनर्जी खींच के डिस्ट्रॉय कर सकता था, बट ये एक डिवाइस है, कोई ऑर्गेनिक चीज नहीं। बट यहाँ ये दिखाया नहीं गया है कि कैसे ये चीज इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये भी हो सकता है कि मे बी इस चीज से ही विल्गेक्स ने पेट्रोपिया को भी उड़ाया है। और फिर यह विल्गेक्स फिर से वही बोलता है कि वो कितना पावरफुल है और अब वो अर्थ को और सीरियसली लेगा। अब तक क्यों नहीं ले रहा था, उसे तो पता है कि वो ऊपर ओमनिट्रिक्स छोड़ो। तो हो सकता है कि अब वो क्लासिक की तरह ओमनिट्रिक्स को लेने खुद आएगा, जहाँ में बेन और विल्गेक्स का वैसे एक एपिक बैटल देखने को मिलेगा। जो भी हो, यहाँ में विल्गेक्स के फेस का एक क्लोज लुक मिलता है, जहाँ में दिखता है कि उसके फेस के जिस साइड में स्कार है वो साइड जला हुआ भी है। तो हो सकता है कि इसमें जब जालिन या उसके जगह में जो भी है उसने जब विल्गेक्स का सिर उड़ाया था तभी विल्गेक्स का आधा फेस जल गया होगा। और ऐसे ही ये इशू खत्म होता है। बट यह एक और चीज है, यह लिखा है नेक्स्ट ज़ोम्बोज़ो स्ट्राइक। मतलब जैसा कि कहा था कि क्लासिक में ज़ोम्बोज़ो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डरावना कैरेक्टर था और मेन चीज उसमें बेन क्लाउन से डरता था। तो मैं अभी से ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि मैं भी नेक्स्ट इशू में वो लोग ज़ोम्बोज़ो को पेनीवाइज की तरह दिखा सकते हैं। और इस इशू के एंड में ये भी लिखा है कि नेक्स्ट इशू में वो लोग सर्कस में जाने वाले हैं, जहाँ क्लाउन्स हंसेंगे नहीं और लोग चीयर भी नहीं करेंगे, और जहाँ रिंग मास्टर के पास कोई प्लान होगा जो मे भी ज़ोम्बोज़ो ही होगा। और क्या यहाँ पर वो तीनों सर्कस के नमूनों को भी दिखाएंगे। बट ये चीज क्लासिक से काफी ज्यादा अलग होगा, क्योंकि उसमें ज़ोम्बोज़ो लोगों को हंसा के उनमें से उनके लाइफ एनर्जी चुराता था, पर इसमें तो उसका उल्टा लिखा है कि लोग चीयर नहीं करेंगे। और नेक्स्ट सीजन में हमें एक्सलाइट और स्टिंग फ्लाई को भी देखने को मिलने वाला है। तो अब हमें फाइनली देखने को मिलेगा कि इसमें स्टिंग फ्लाई का डिजाइन रिबूट की तरह ह्यूमन फिगर होगा या क्लासिक की तरह, जैसे डिजाइन हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखे हैं। तो अब बस देखना है कि क्या इस हॉन्टेड सर्कस में घोस्ट फ्रीक भी होगा, क्योंकि क्लासिक में बेन ने घोस्ट फ्रीक से ही ज़ोम्बोज़ो को हराया था।